हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लैंक थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर जिसे हम कैविटी रेडिएशन भी बोल सकते हैं। देखो कैविटी क्यों यूज कर रही हूँ मैं, जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा होगा उसको समझ आ गया होगा कैविटी क्यों बोला मैंने। क्योंकि मैंने बताया था कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो एब्जॉर्व कर ले हर काइंड ऑफ वेवलेंथ को, यानी कि जो हर प्रकार की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर ले और क्या बन जाए, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर बन जाए। परफेक्ट एब्जॉर्बर बन गई तो वो परफेक्ट एमिटर भी होगी, यानी जितनी लाइट को उसने एब्जॉर्व किया उतनी लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देगी, है ना, एमिट भी कर देगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वो हमारी होती थी ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी है ना, हम आइडियली नहीं बना पाते, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि कैविटी से, विद द हेल्प ऑफ कैविटी वी कैन मेक आइडियली ब्लैक बॉडी, है ना, कि जो परफेक्टली एब्जॉर्बर की तरह काम कर ले। तो इसलिए हम यहाँ पे कैविटी रेडिएशन यूज कर रहे हैं ना। आई होप इतना तो पता होगा, अभी लेक्चर देखे होंगे तो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में रेलेक्स जीन्स लॉ के बारे में बात कर ली थी। क्या ग्राफ आया था उसका, ये ग्राफ आया था ना। ये वाला जो मेरा कर्व है ऐसा, ये वाला कर्व, ये मेरा आया था ब्लैक बॉडी, जो हमने पढ़ा था ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, यानी कि कैविटी के बारे में। जैसे मेरे पास ये कैविटी थी, है ना, मैंने इस कैविटी को क्या किया था, कैविटी मतलब मेटेलिक एक बॉडी मेरे पास है ना, इसमें छोटा सा होल किया था। तो जब मैं यहाँ से क्या करा रही थी, मैं यहाँ से देखो लाइट को, जो इंसिडेंट रेडिएशंस थी उनको एंटर करा रही थी। तो इन ये मेटेलिक जो सरफेस है ना, इससे स्ट्राइक होके मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उस वजह से क्या हो रहा था, इसके अंदर रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी, है ना, रिफ्लेक्ट होके। तो ये क्या देखो, ऐसी इस टाइप की कुछ आ रही थी रेडिएशन हमारे पास, है ना, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से कुछ रेडिएशन, ये होल बहुत छोटा होता है ना, तो ये कुछ रेडिएशन हमारी बाहर जा रही थी। जब इन रेडिएशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे तो वहां से हमें क्या कर्व मिल रहा था, हमें ऐसा कर्व मिल रहा था ना। तो अब कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। इस ग्राफ, ये ग्राफ हमारा कैसा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो किन्होंने दी थी, रेलेंक ने दी थी, है ना। तो उन्होंने थ्योरी दी, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो वहां से जो हमारा एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व आता है ना, ये क्या है, हमारी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, वापस से बता देती हूँ। एनर्जी डेंसिटी हमारी वो टोटल अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन होती है जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ से निकले कैविटी के यहाँ से ना, कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम हमारी कितनी रेडिएशन यहाँ से एमिट हो रही है, दैट इज आवर एनर्जी डेंसिटी। एंड here we have on the x-axis frequency. So this is the graph I have plotted between the energy density and frequency. तो according to Rayleigh जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ इस शेप का आ रहा था, है ना। हम ये ऑलरेडी सारी बातें कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे क्या हुआ सारी चीजें, मैं सिर्फ एक बार समराइज करा रही हूँ, है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी जो हमने कल निकाली थी, किसके, इसके लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैविटी के। उन्होंने जो रेलेग साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, क्लासिकली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या माना था, एक 3D मेटालिक, देखो ऑलरेडी मैं सारी बातें बता चुकी हूँ, है ना, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, 3D मेटालिक उन्होंने सरफेस लिया था। 3D मेटालिक सरफेस में अब देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी हम उसको हीट करा रहे थे तो हीट कराने से उनके अंदर वाइब्रेशंस हो रही थी, ऑसिलेटरी मोशंस प्रोड्यूस हो रहे थे। वो कैसे बिहेव कर रहे थे, वो हार्मोनिक ऑसिलेटरी की तरह बिहेव कर रहे थे वो, है ना, वो पार्टिकल्स हमारे। और वहाँ से कौन सी रेडिएशन हमारी एमिट हो रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किन के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू रेलेग, है ना। इसका पूरा डेरिवेशन प्रूफ हम सब कुछ बातें कर चुके हैं। वहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला था, हमें ये रिजल्ट मिला था कि यू टी न्यू डी न्यू, है ना, ये हमारी क्या थी, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या आ रही थी हमारी, एन एसोसिएटेड विथ सम फ्रीक्वेंसी, डी न्यू अपॉन में वॉल्यूम इनटू एवरेज एनर्जी। कैसे आया है मैंने बता दिया था, है ना। तो देखो ये क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव पॉसिबल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी को हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं ना। तो ये क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव, कि कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही थी का, वो 3D मेटालिक स्फीयर के अंदर जब हमारे ऑसिलेशन हो रहे थे ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव थी, मल्टीप्लाई एवरेज एनर्जी। अब देखो कल जब हमने प्लॉट किया था 3D, है ना, 3D कल प्लॉट किया था तो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स आए थे, है ना, और ये हमारा स्फीयर आया था यहाँ पे, है ना। तो जब हम इन स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे थे तो जितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये मुझे पता चल जा रहे थे, और कितने नंबर ऑफ पॉइंट है इनसे मुझे क्या मिल जा रहा था, कि टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव कितनी पॉसिबल है ना।
ये मिल जा रही थी यहाँ से। तो हमने कल ये सारी बातें कैलकुलेट कर चुके थे। तो एवरेज एनर्जी क्यों निकाली, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट की एनर्जी निकालने नहीं बैठने वाली, है ना। तो मैंने क्या किया कि इस पर ये जो मेरी वॉल्यूम है, स्फीयर है, तो मैंने इसकी वॉल्यूम निकाल ली, है ना। और ऐसे ही मैंने क्या किया, इन सारे जो इस वॉल्यूम के अंदर मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनकी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर ली इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ईच पार्टिकल एनर्जी। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई थी, मैंने सोल्व किया तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू उन्होंने KT ली थी, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्लैंक ने क्या प्रपोजिशन दी थी। देखो इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। कैसे फेल हो गई थी कि यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला था कि जो हमारा UT है, एनर्जी डेंसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट किया था एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो अकॉर्डिंग टू रेले क्या आ रहा था, वो ग्राफ कुछ ऐसा पैराबोलिक फॉर्म का आ रहा था ना यहाँ पे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला था, इससे ये कंक्लूजन निकला था कि जो रेयलेग जीन्स लॉ है वो केवल लो फ्रीक्वेंसी तक वैलिड है। हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही थी, जो कि क्लासिकल फिजिक्स था उसका क्या था, फेल्योर हो रहा था यहाँ पे, है ना, हमारी फेल हो रही थी यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स। तो इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए देखो नई थ्योरी तो आनी थी कहीं ना कहीं ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो अब क्या आई, मैक्स प्लैंक की थ्योरी आई। उन्होंने क्या प्रपोजिशन दी, उन्होंने देखो पहले ही क्या कर लिया था इन्होंने, पहले ही अपना रिजल्ट तैयार कर लिया था इन्होंने। ये बड़े समझदार साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि पहले ही आंसर इन्होंने ये लिख लिया कि जो एवरेज एनर्जी है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो KT है, ये आ रही लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो चीज़ वैलिड थी। लेकिन जैसे ही हम हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वैसे ही ये UT की वैल्यू, देखो हायर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे ही UT की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। एक टाइम पे पीक पे गई, फिर वो डिक्रीज होती 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 जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो जीरो होती जा रही है। तो इन्होंने ये पहले ही एजम्पशन मान लिया था, इन्होंने मैक्स प्लैंक ने, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब इनको आंसर तो पता था कि आंसर हमारा कुछ ऐसा ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो इनफाइनाइट होगी, तब ये UT की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं से ये आंसर लाने की कोशिश कर रहे थे ना, ट्राई कर रहे थे। तो देखो एक अब इस ग्राफ को समझने के लिए कंसेप्ट आता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। ये क्यों कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रेले कंक्लूडेड दैट एवरेज एनर्जी ऑफ दीज पॉइंट्स वाज KT, है ना। ये KT एनर्जी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ा ना, तो वहीं से ही निकला है। तो देखो कैसे, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी पार्टिकल की किसी स्टेट में एग्जिस्ट करने की, है ना, फॉर गिवन टेम्परेचर। तो ये प्रोबेबिलिटी है किसी पार्टिकल की, कैसे होती है ये प्रोबेबिलिटी, देखो हमने क्या एज्यूम किया, हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज्यूम किया ना। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है बहुत सारे, क्या हमारे पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल। अब ये गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई किधर ऐसे, है ना, रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोलिजन कर रहे होंगे, कुछ एक रेस्ट पे भी होंगे हमारे, है ना। तो अब देखो, अब ये जब कोलिजन कर रहे होंगे तो इनकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही होगी, वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा होगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, है ना। किस वाले केस में, इस वाले केस में। और इन्होंने क्या माना था, रेलेग, अकॉर्डिंग टू रेलेग इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन माना था कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन माना था, है ना, कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका प्लॉट कुछ ऐसा आया था। देखो मैंने ये जो प्रोबेबिलिटी आती है ना हमारी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ये एक्सपोनेंशियली क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है, कि जैसे जैसे इन पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इनकी एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, वैसे वैसे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके जो रिजल्ट आता है वो ये आता है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना कि P इक्वल टू e⁻⁻ KT। ये K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, E एनर्जी एसोसिएटेड और ये E एक्सपोनेंशियल वाला, ये प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ से हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0 से इनफाइनाइट। हम ये फॉर्मूला कैसे आया, जब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन वाला जो, देखो ये फॉर्मूला है ना कैसे आता है, ये अभी ये बहुत टीचर बोल देंगे कि डायरेक्ट याद करो, है ना, लेकिन ये फॉर्मूला का भी डेरिवेशन होता है, मैंने कराया हुआ है नॉर्मलाइजेशन, वो जो मैंने वो कराया था वेव फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो वो लेक्चर जाके देख सकते हो। मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया कि जो एवरेज एनर्जी निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट एनर्जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ हैविंग सम एनर्जी E डी अपॉन में P डी, है ना। ये वाली टर्म सेम एज इट इज यहाँ पे। तो ये जो है ना हमारी 0 से लेके इनफाइनाइट PE DE, इसका जो ग्राफ है
वो बड़ा स्मूथ ग्राफ आता है ना। और जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया EPED, ये वाला ग्राफ प्लॉट किया, तो ये वाला ग्राफ मेरे पास ये आया, और ये ग्राफ मेरा किस किस के बीच में, P एंड E के बीच में। देखो ये P और E के बीच में है ना, P यानी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो हमारी P है ये एक्सपोनेंशियली क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है ना। तो ये वाला P वाला, और ये हमारा क्या है, एवरेज एनर्जी का। इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। और ये ग्राफ कैसा होता है, हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ है ये हमारा, है ना। कंटिन्यूटी मतलब देखो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हम कंटिन्यू हर एक वैल्यू को इंक्लूड करते चलेंगे ना। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, वो क्या आ रही थी, गैस मॉलिक्यूल के लिए ½ मतलब इसको जब सोल्व करोगे, एनर्जी की वैल्यू रखोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो ये इसको सोल्व करके रिजल्ट आ रहा है ½ लेकिन ये किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए। हम तो गैस मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कैविटी की बात कर रहे हैं, मेटालिक स्फीयर की बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ना, देखो इरेज कर देती हूँ ना। तो देखो जब हम 1 डायमेंशन के लिए बात कर रहे होते हैं, 1 डायमेंशन के लिए, तो 1 डायमेंशन के लिए इसका रिजल्ट क्या आता है, ½ है ना। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है फॉर 1 डायमेंशन दैट इज ½ है ना। जब मैं 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन की बात करती हूँ, है ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना, 11th-12th क्लास में सब पढ़ लेते हैं। तो 3D के लिए मैं जब हम काइनेटिक थ्योरी वगैरह एक चैप्टर में बात करते हैं ना 11th क्लास में, तभी हम पढ़ लेते हैं। तो 3D के लिए क्या आती है, 3D के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के लिए निकालेंगे, यानी ½ प्लस ½ प्लस ½ तो कितना आ जाता है टोटल 3/2 kT, है ना। लेकिन ना तो हम 1D की बात कर रहे हैं, ना हम 3D की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, है ना। अब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जिन्होंने कल का लेक्चर देखा होगा रेले-जीन्स लॉ वाला, तो उसमें अच्छे से बताया हुआ था मैंने, है ना। उसमें क्या था, देखो मैं एक बार फिर से समराइज करा देती हूँ। मेरे पास क्या था कि यहाँ पे मैंने एक मेटालिक बॉडी रखी थी, है ना, 3D शेप में मेटालिक बॉडी। तो इसके अंदर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ हीट देंगे, उन चार्ज पार्टिकल को कुछ ना कुछ हीट देंगे तो उनके अंदर वाइब्रेशंस होंगी तो ऑसिलेशन करेंगे वो। और कौन सा, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहे थे, हार्मोनिक ऑसिलेशंस कर रहे थे वहाँ पे, है ना। और वहाँ से क्या हमारी रेडिएशंस एमिट हो रही थी, कौन सी, EM रेडिएशन, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। EM रेडिएशंस हमारे यहाँ से इजेक्ट आउट हो रही थी, है ना। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे थे, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हमारी एनर्जी आती है वो क्या आ रही थी, हमारी आ रही थी ½ प्लस में ½ बता चुकी हूँ क्यों आई थी, है ना। ये एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड होती है, ये एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड होती है ना। किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, यानी ½ फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड ½ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों, काइनेटिक एनर्जी उनके मोमेंटम की वजह से आती है ना, चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी उनकी पोजीशन की वजह से आती है ना। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी है ½ प्लस ½ दैट इज इक्वल टू kT। तो इसीलिए उन्होंने क्या यूज किया था यहाँ पे, kT। तो रेलेग ने भी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा कंसेप्ट, इसका यूज करके एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या यहाँ पे रख दी थी, kT रख दी थी, है ना। लेकिन प्लैंक ने क्या किया कि प्लैंक ने देखा कि ये जो kT की वैल्यू है ये तो हमारी लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड हो रही है, केवल यहाँ तक जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू रेलेग इनका जो प्लॉट है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, प्लैंक प्रपोजिशन ने, प्लैंक्स ने प्रपोजिशन दी, इन्होंने कुछ एजम्पशन दी अपनी, है ना। इन्होंने क्या माना कि अभी हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, इन्होंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बट एक्चुअली ही कंसिडर्ड द डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट किया, है ना, वो अभी हम बात करेंगे। इरेज कर देते हो, नोट कर लो तब तक, है ना। देखो हमने इतनी बात कर ली थी, है ना, कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक इन्होंने क्या एज्यूम किया था कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होने के बजाय कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स क्या माना जाता है, जैसे हम मान लो
अब पेंडुलम के केसेस ले, है ना, पेंडुलम के हो गया, स्प्रिंग का हो गया। तो देखो पेंडुलम में क्या देखते हो आप, है ना, ऐसे हमारी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस से वो मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है वो हमारा। तो कैसे करता है वो, कंटिन्यूअस फैशन में कर रहा होता है ना। देखो मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम है, तो ये यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा, यहाँ तक आया, फिर वापस से ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता हुआ ओरिजिनल पोजीशन से जाएगा, फिर वो अपोजिट साइड में, ऐसे ऐसे उसका ऑसिलेशन हो रहा होता है। तो ये ऑसिलेशन कैसे हो रहा होता है हमारा, ये कंटिन्यूअस फैशन में हो रहा होता है ना, कि यहाँ से वैल्यू गई, यहाँ तक कुछ वैल्यू आई, यानी x इक्वल टू 0 से मान लो, एज्यूम कर लो x इक्वल टू a तक गया, यहाँ पे x इक्वल टू -a तक गया, है ना। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है देखो वो तो फिक्स होती है। स्टैंडिंग वेव में भी हमने देखा था कि स्टैंडिंग वेव क्या थी हमारी, मान लो इसको इरेज कर दूं मैं अभी के लिए ना। देखो स्टैंडिंग वेव कहाँ पे बताओ, यहाँ पे बता देते हो, है ना। देखो हमने स्टैंडिंग वेव बनाई थी ऐसे, अगर कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने बनाया था x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। तो कुछ स्टैंडिंग वेव हमारी ऐसे बन रही थी कि x इक्वल टू 0 से लेके a तक उसका हाफ पार्ट आ रहा था, आगे हम वैल्यू नहीं देख रहे थे, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, λ/2 थी, है ना। एक कंप्लीट साइकिल की, यानी यहाँ से लेके मैं पूरे साइकिल की बात कर रही होती तो लैम्डा आती, लेकिन मैं x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a डिस्टेंस तक फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसकी डिस्टेंस λ/2। कुछ हमारी वेवलेंथ ऐसे भी आ रही थी स्टैंडिंग वेव की, देखो, है ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक हमारी लैम्डा भी आ रही थी, है ना। यानी यहाँ पे हमारी केवल जो वेवलेंथ की वैल्यू है ना, वो चेंज हो रही थी, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही थी, जो हम टोटल नंबर ऑफ अलाउड स्टैंडिंग वेव निकाल रहे थे उस केस में, है ना। तो अब देखो ये इनका एम्पलीट्यूड, अभी इनकी जो वेवलेंथ है वही तो लिमिटेड थी हमारी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, उसी पे रेस्ट्रिक्शन लग रही थी। क्या इसकी एनर्जी पे रेस्ट्रिक्शन लग रही थी? नहीं लग रही थी। देखो इसका एनर्जी मतलब इसका एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं। तो ये एम्पलीट्यूड तो कितना भी हो सकता है ना, मैंने इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट कर दिया तो इसके एम्पलीट्यूड में भी इंक्रीमेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होती थी क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। तो कैसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता था यहाँ पे, हमारा कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जब माना, एज्यूम किया रेलैग ने, तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था उसमें वो केवल किसके लिए वैलिड हो रहा था, हमारा केवल लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या एज्यूम किया था, किन्होंने, मैक्स प्लैंक ने, इन्होंने एज्यूम किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी रैंडम वैल्यूज पे हो रहा है, कंटिन्यूअस फैशन में नहीं हो रहा है ना। तो वो इससे ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने, ई, पी और ई, है ना। ये वैल्यू आई थी हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट, ई पी ई डी अपॉन में 0 से लेके इनफाइनाइट तक पी ई डी, है ना। तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया ई पी वर्सेस ई के बीच का, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी के बीच का। जब हमने किससे निकाले थे रिजल्ट, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब कुछ हमने अप्लाई किया था ना उसके बाद। तो ये देखो डिस्क्रीट वैल्यू मतलब कि मैंने मान लिया कि पहला जो मेरा ये है ना 0 से लेके डेल ई है मेरी स्पेसिंग। देखो डेल ई क्या है मेरे पास, स्पेसिंग बिटवीन अलाउड एनर्जी वैल्यूज के, मेरे यहाँ पे अलाउड एनर्जी वैल्यूज है ना। पहले मेरा जो कंटिन्यूअस ग्राफ आ रहा था वो ऐसे करके आ रहा था कुछ, है ना, ई यहाँ पे मेरी पी वैल्यू, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी पे, इस वाली पे, है ना, मेरे पास कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही थी उनके फाइंड आउट करने की। वो कैसे आ रही थी, वो कंटिन्यूअस मैनर में आ रही थी, है ना। लेकिन डिस्क्रीट में कैसे आ रही है, डिस्क्रीट में देखो यहाँ पे स्पेसिंग ली है मैंने, है ना, कि डेली, यानी कि 0 से लेके जो फर्स्ट हमारी एनर्जी जो है अलाउड वैल्यू है, अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी उसके लिए है, तो डेली स्पेसिंग है। फिर आगे 2 डेली, 3 डेली, 4 डेली, ऐसे ऐसे करके देखो ये रेक्टेंगुलर शेप की है ना ये वाली, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज है। फिर मैंने यहाँ पे देखो मैंने कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं ली, कंटिन्यूअस वैल्यू मतलब कि मैंने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, है ना। तो यहाँ पे मेरी कुछ ये वाली पॉइंट है, इस पे मेरी यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट है मेरे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट है यहाँ पे, मतलब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है हर पॉइंट पे, है ना। लेकिन डिस्क्रीट में क्या है, देखो इस पॉइंट पे ये एनर्जी की वैल्यू है, फिर इस पॉइंट पे बात करूँ तो ये एनर्जी की वैल्यू है, इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो ये एनर्जी की वैल्यू, तो बीच के ये पॉइंट कहाँ गए, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये भी पार्ट भी तो था, लेकिन हमने इस पार्ट को कंसिडर ही नहीं किया। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप समझ में आया हो। देखो यहाँ पे हम कंटिन्यूस में मतलब हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं ना ऐसे वैल्यूज, लेकिन डिस्क्रीट में क्या था कि ये पॉइंट हमारे, है ना, ये, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे कुछ एनर्जी की वैल्यू है, इस पॉइंट पे कुछ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है,
किसी पर्टिकुलर अलाउड जो हमारी एनर्जी है उसके लिए, है ना। तो इस पॉइंट पे कुछ है ना, तो समझ गए होंगे। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में गैप है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं हो रखा, डिस्क्रीट हो रखा है ना। तो ये डेल्टा ही हमारी स्पेसिंग होती है बिटवीन अलाउड एनर्जी वैल्यू। स्पेसिंग मतलब कि स्टैंडिंग वेव कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। अभी हमने बताया कि स्टैंडिंग वेव है उनके पास कैसी एनर्जी हो सकती है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हेयर द स्पेसिंग बिटवीन, अब देखो जो ये स्पेसिंग है ना, ये स्पेसिंग क्या है, हेयर द स्पेसिंग बिटवीन दीज अलाउड वैल्यूज की, ये जो अलाउड एनर्जी की वैल्यू है ना, इनके बीच की स्पेसिंग है ना। कि एक जैसे एक अलाउड है मेरे पास, ये है, ये वैल्यू ले ली मैंने ना, कि ये डेल्टा ई पे मेरी प्रोबेबिलिटी स्टैंडिंग वेव के फाइंड आउट करने की इतनी है ना। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो अब इस वाले पॉइंट और ये वाली देखो, ये वाली रेक्टेंगल देखो और ये वाली देखो, है ना। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूँ ऐसा, ये है मेरा डेल्टा ई, ये है मेरा 2 डेल्टा ई। तो इसके और इसके बीच में कुछ गैप है ना, ये देखो इस डेल्टा ई और 2 डेल्टा ई के बीच में मेरा गैप है। तो ये क्या होती है, इसकी स्पेसिंग होती है ना। अब समझ में आया। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किसका, ई पी और ई का, कैसा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ। अब एक चीज और देखना है, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम पीक वैल्यू यानी कि के हम बोल रहे थे, जो के तक ही हमारी जो रे लेग थी उसका देखो। इसके बाद तो अगर जब मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट कर रही थी, है ना, जो मेरा फाइनल ब्लैक बॉडी का ग्राफ आता है वो ऐसे करके आ रहा था, है ना। और अकॉर्डिंग टू रे लेग ये ऐसे जाती वैल्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी का, और ये हमारा न्यू टी का। जब मैं यू टी मतलब एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट कर रही थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग ऐसे आना चाहिए था, लेकिन रे लेग के अकॉर्डिंग ये ऐसे चला जा रहा था इनफाइनाइट की तरफ। तो ये यहाँ तक कुछ सर्टेन वैल्यूज तक वैलिड था, यानी इस पॉइंट तक वैलिड था, है ना, यानी के टी वैल्यू तक। तो अब देखो ये हम जो एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे थे, एनर्जी डेंसिटी मतलब यूटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, मतलब एरिया अंडर द कर्व, है ना, यही तो होता है एरिया अंडर द कर्व, उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, एनर्जी डेंसिटी की। तो देखो इसमें भी क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, है ना। तो देखो कुछ कुछ एरिया में देखो यहाँ का ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच देखो, है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इसके रेक्टेंगुलर ये देखो वेव, है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये स्पेस खाली है, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये स्पेस खाली, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये स्पेस खाली, है ना। तो यानी अब हमारी वैल्यूज क्या करेंगी, वेरी करेंगी। तो मैंने क्या करा है, देखो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही मैंने ग्राफ बनाया। कब बनाया, जब मैंने स्पेसिंग को इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पे स्पेसिंग मेरे पास थी, मतलब स्पेसिंग मतलब कि एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कम था, डेली 2 डेली 3 डेली ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, इतना इतना डिस्टेंस ले लिया, है ना। तो मैंने क्या किया, 0 से लेके जो मेरी के टी की वैल्यू है, के टी मतलब ये मैक्सिमम ये वाला पीक वैल्यू है ना, ये के टी वैल्यू। तो मैंने क्या किया कि डेल्टा ई की वैल्यू भी मेरी के टी की वैल्यू के बराबर है। डेल ई मतलब स्पेसिंग, कि मेरी 0 से लेके मैंने अपनी अगली डिस्क्रीट वैल्यू जो ली है एनर्जी की वैल्यू, जहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव मैं फाइंड आउट कर पाऊँ, है ना, वो कितनी ली है, 0 से लेके डेल ई जितनी इस के टी की वैल्यू थी, यानी इसके पीक जहाँ पे आ रहा है ना, मैंने वहीं पे क्या कर दिया, मैंने डेल ई को प्लॉट कर दिया यहाँ पे 0 से, फिर 2 डेल ई इसे आगे, है ना, फिर 3 डेल ई ऐसे चलता जाएगा। तो अब देखो मैं क्या निकाल रही थी, प्रोबेबिलिटी के लिए, इस एनर्जी डेंसिटी के लिए एरिया अंडर द कर्व, है ना, यानी इस कर्व में कितना एरिया आ रहा है। अब देखो पूरा एरिया तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 से लेके डेल ई 2 डेल ई, तो ये डेल ई 2 डेल ई 3 डेल ई, यानी ये वाला एरिया आएगा मेरे पास केवल, है ना। ये एरिया तो बच गया, ये एरिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो मेरी प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, है ना, जैसे जैसे मैं अभी इन एनर्जी वैल्यूज को इंक्रीज करती जा रही हूँ, स्पेसिंग को इंक्रीज करती जा रही हूँ, वैसे वैसे 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। कैसे, देखो अगले वाले ग्राफ में शो किया हुआ मैंने कि ये मेरा डेल ई का और ई पी ई का ग्राफ है ना। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैंने डेल ई की स्पेसिंग देखो, यहाँ पे मेरी क्या थी, के टी की वैल्यू थी, है ना। मैंने जो मेरी वैल्यू ली है ना, ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है, ये वाली जैसे मैं प्लॉट कर रही थी, ये डिस्क्रीट वैल्यू की, मैं इस पॉइंट पे, इस पे मेरी ई पी की वैल्यू भी आई और डेल्टा ई की भी वैल्यू आ रही थी, कुछ एनर्जी की भी वैल्यू आ रही थी, है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने वो पॉइंट यहाँ पे लिया है बिल्कुल, है ना। तो अब देखो इसकी वैल्यू ऐसे करके निकाल सकती हूँ मैं कि ई पी की वैल्यू मेरी कुछ आएगी और यहाँ पे डेल ई आ गई मेरी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कुछ है ना यहाँ पे। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, एरिया अंडर द कर्व करती हूँ। अब एरिया अंडर द कर्व तो बस केवल छोटा सा है ना, यानी कि जो हमारी जैसे जैसे हम एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी ई पी प्रोबेबिलिटी हमारी स्टैंडिंग वेव को फाइंड आउट करने की 0 की तरफ इंक्रीज कर रही है ना। और हमने यही देखा कि जो एवरेज एनर्जी है हमारी, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को 0 करेंगे तो के टी थी, यानी कि जैसे जैसे हमारी जो देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक और कंक्लूजन दिया था, इन्होंने ये बोला था कि जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है इसके और इस एनर्जी के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। क्योंकि देखो हम जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 कर रहे थे तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या मिल रही थी, हमें KT मिल रही थी। यहाँ पे मैं एनर्जी की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, जब मैं एनर्जी की वैल्यू को 0 के अप्रोक्स ला लूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, KT के इक्वल आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस E और इस फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। क्योंकि जो इनके बीच का मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ रिलेशन, वो मैं इन दोनों के हेल्प से फाइंड आउट कर पा रही हूँ, रिलेट कर पा रही हूँ दोनों को, है ना। कि यहाँ पे E की जगह मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूँ और EPE की जगह मैं क्या लिख दूँ, एवरेज एनर्जी, है ना, KT की वैल्यू। तो जो न्यू और एवरेज एनर्जी के बीच प्लॉट होना था वो E और EPE के बीच में प्लॉट हो रहा है। तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ ना यहाँ से। तो इन्होंने ये भी बोला था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो हमारी E=H इक्वेशन होती है, फेमस इक्वेशन, वो हुई थी फाइंड आउट, है ना। बताऊंगी मैं कैसे। तो अभी के लिए इतना समझो। देखो तो अब ये डेल E की वैल्यू जो मेरी क्या हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किससे, KT से, यानी कि डेल इज वेरी मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ KT। तो जो डेल E है मेरा, जो स्पेसिंग है उसकी वैल्यू KT से देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। KT में कुछ यहाँ पे आ रही थी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू में प्लॉट करते करते आती तो, लेकिन मैंने तो डेल E बिल्कुल कॉर्नर पे जाके लिया तो एरिया अंडर द कर्व मेरा बहुत थोड़ा सा आया, यानी प्रोबेबिलिटी मेरी फाइंड आउट करने की बहुत कम आई जैसे जैसे मैंने स्पेसिंग इंक्रीज कर दी। तो इसका मैं कैसे रिलेट कर पाऊंगी इस वाली इक्वेशन के, कि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, मेरी एवरेज एनर्जी की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे मेरी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ रीच करती जा रही है, वैसे वैसे जो एरिया अंडर द कर्व मेरा बहुत थोड़ा सा आता है, यानी EPE की वैल्यू मेरी 0 की तरफ टेंड कर रही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे शो की हुई है मैंने। देखो अब रिलेट कर पा रहे हो। तो स्मॉलर डेल E की वैल्यू के लिए जो मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है, स्मॉलर डेल E वैल्यू, बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग, छोटी छोटी स्पेसिंग, है ना, उसके लिए मेरी जो वैल्यू आ रही थी वो KT आ रही थी, मैक्सिमम पीक वैल्यू, है ना। लेकिन जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट की तरफ किया वैसे एनर्जी की मेरी वैल्यू 0 आई और लार्जर डेल E, जैसे जैसे मैं डेल E की वैल्यू यानी स्पेसिंग में बढ़ाती जा रही हूँ, है ना, स्पेसिंग बढ़ाती जा रही हूँ, वैसे ही मेरी जो EPE यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की स्टैंडिंग वेव की, वो क्या होती जा रही है, 0 की तरफ। देखो थोड़ी सी वैल्यू आई है और थोड़ा सा आगे बनाते तो बिल्कुल 0 आ जाती है ना, यानी कि वो 0 की तरफ रीच करे फॉर लार्जर डेल E। आई होप इतना समझ में आया, ग्राफ समझ में आया होगा अभी आपको, है ना, कैसे बनाया। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने थ्योरेटिकली वो चीज़ डिफाइन कर दी। देखो इन्होंने सिर्फ एक कंसेप्ट माना, एक अजम्पशन मानी इन्होंने, क्या, कि जो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो डिस्क्रीट है इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस। उसी के बेसिस पे देखो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो देखो प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, अब E की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, 0, डेल E, 2 डेल E, क्यों, डिस्क्रीट वैल्यू ले रहे हैं हम, है ना। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब कुछ जो स्पेसिंग है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्स्टेंट टर्म से, है ना। जैसे यहाँ पे डेल E, फिर 2 डेल E, 3 डेल E, मतलब ये पॉइंट लिया, ये लिया, ये लिया, कंटिन्यूस पॉइंट नहीं है ना। बीच के देखो, ये बीच के देखो, ये पॉइंट कहाँ गए, ये इतने सारे पॉइंट है, ये कहाँ है हमारे, है ना, इनके बीच के ये पॉइंट कहाँ है ना। तो इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। तो ये वैल्यू 0 डेल E, 2 डेल E, ये वैल्यू ली, है ना। तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, देखो मेरी KT के इक्वल होगी, कब, जब मेरी डेल E की वैल्यू स्मॉल हो। स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए बता दी है मैंने कैसे किया है ना। ऐसे ही एवरेज एनर्जी की वैल्यू मेरी 0 होगी जब जैसे जैसे स्पेसिंग मैंने इंक्रीज कर दी, कितनी, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल कम हो गया, यानी EPE की वैल्यू मेरी बिल्कुल क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से भी देख सकते हो आप लोग, है ना। देखो ये केवल इतनी सी वैल्यू आई है, ये वाली, ये पूरा का पूरा कर्व मेरा क्या है, खाली है, यानी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर स्टैंडिंग वेव की फाइंड आउट करने की तो ना के बराबर आ गई ना मेरी। तो प्लैंक पोस्टुलेट क्या दिया इन्होंने, कि अब देखो हम यहाँ से देख पा रहे थे कि E का कुछ ना कुछ तो रिलेशन था, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। अभी कैलकुलेट कर पा रहे थे ई का जो ग्राफ है हमारा वो फ्रीक्वेंसी और UT, है ना, यानी कि जो हमारा ये ग्राफ था UT और ये भी, है ना, ये वाला। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती जाती, वैसे वैसे UT की वैल्यू मेरी 0 की तरफ आ रही थी। ऐसे ही जैसे जैसे मैंने स्पेसिंग इसमें देखो यहाँ पे इंक्रीज की है इनफाइनाइट की तरफ, डेल्टा E की वैल्यू स्पेसिंग, तो जो मेरी एक एरिया अंडर द कर्व है जो प्रोबेबिलिटी बता था वो भी क्या हो रही है, 0 की तरफ, यानी दोनों के बीच रिलेशन था। कैसे रिलेशन आया था दोनों के बीच में, लीनियर रिलेशन। तो डेल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो कॉन्स्टेंट लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के
साइन को हटाने के लिए, तो वो आ गया h, और इस h को ही हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.636 इंटू 10⁻34 है ना, ये इसकी वैल्यू होती है h की। तो अब क्या निकाला इन्होंने, एवरेज एनर्जी निकाली। अब हमें ये डिस्क्रीट एनर्जी के बारे में तो बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब एवरेज एनर्जी भी निकालेंगे हम, है ना। हालांकि हम एवरेज एनर्जी की बात कर चुके हैं, जो हम वैल्यू निकाली थी ना 0 से लेके इनफाइनाइट ई पी ई डी अपॉन में 0 से लेके इनफाइनाइट, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें, है ना, तो उसमें हम बात कर ली थी। लेकिन अभी हम क्या बात करेंगे, देखो वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगाया था ना, देखो मैंने लिखी भी हुई होगी ये भी, देखो 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट पी डी, है ना। तो मैं क्या कर रही थी यहाँ पे, इंटीग्रेट कर रही थी, किसके लिए था ये मेरा, ये जब मेरा था कंटिन्यूअस के लिए, है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्क्रीट हमारा में हम कभी भी इंटीग्रेशन नहीं इंक्लूड करते। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड हो। जैसे मैंने स्फीयर बनाया है ना, मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट कर लूँ, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ 0 से लेके 4πr², इसका एरिया है ना, जितना सरफेस एरिया उतना वहाँ से वहाँ तक, यानी 0 से लेके 4πr² तक सारी वैल्यू इंक्लूड हो गई। यहाँ से घूमते घूमते सारी हर एक वैल्यू को मैंने कवर अप कर लिया। लेकिन डिस्क्रीट में तो हर एक वैल्यू कवर अप हो ही नहीं रही, देखो गैप है ना। तो इसका मतलब मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे, समेशन। अब समझ में आया समेशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। समेशन हम डिस्क्रीट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन हम कंटिन्यूअस के लिए यूज़ करते हैं ना। तो एवरेज एनर्जी और स्टैंडिंग वेव इजकल टू n इजकल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक बताऊंगी n क्या है ना, ई पी अपॉन में n इजकल टू 0 से लेके इनफाइनाइट पी ई, है ना। तो अब ये जो मेरा पी ई है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टैंडिंग वेव। ये पी मैंने बताया था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से ही, कि वो क्या बताता है, हमारा प्रोबेबिलिटी बताता है ना किसी भी स्टेट की, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टैंडिंग वेव, ये पीई है हमारा। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा था जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया था ई पी और हमारा स्पेसिंग डेली के बीच में है, तो मुझे बताया था ना कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उस स्टैंडिंग वेव की लाई करने की उस पर्टिकुलर रीजन में। तो देखो जब मेरी यहाँ पे जो मेरी डेल ई की वैल्यू है, स्पेसिंग है वो के टी से, यानी इस वैल्यू से बहुत दूर चली गई है ना, स्पेसिंग आगे चली गई। देखो के टी यहाँ पे था और ये डेली तो और आगे निकल गया यहाँ से, है ना। तो यानी कि जो एरिया अंडर द कर्व था वो तो बिल्कुल थोड़ा सा है, ये एरिया छोटा सा बचा, ये तो पूरा खाली है ना, यानी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या थी, बहुत कम थी। तो ये पी मेरा क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टैंडिंग वेव, और वो मैक्सिमम कहाँ पे है, एट लोअर फ्रीक्वेंसी, जब मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम थी, यानी मेरे पास स्पेसिंग क्या थी, कम थी, है ना। ये केस था कि जब ये केस किसके लिए है, जब मेरी डेल्टा ई की वैल्यू बहुत छोटी है, किससे, के टी से, है ना। ये मेरी के टी की वैल्यू है, और के टी से देखो डेली कितना छोटा है, फिर डेली 2 डेली 3 डेली, फिर कहीं जाके मेरा के टी आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये मतलब है इसका। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। तो ये समझ में आया, ये कहाँ से लिख दिया मैंने। तो अब पी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है, ये हमारे पास पी की वैल्यू होती है जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही होती है। मैंने एक ग्राफ बनाया था ना यहाँ पे, देखो ऐसे वाला है ना, ये ग्राफ बना रखा है देखो ई का, और ये पी का, है ना। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज स्टार्टिंग में बता दिए थे मैंने, है ना। तो ये वैल्यू वहाँ से है कि ई इजकल टू माइनस ई बाई के टी अपॉन में के टी, ये वैल्यू होती है पी की। और ई की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करें तो ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 डेली 2 डेली ऐसे था। तो डेली की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आई है, एच न्यू। तो 0 डेली की जगह एच न्यू, 2 डेली की जगह 2h न्यू। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी NH न्यू तक जाएगी वैल्यू, है ना। तो अब ये n की वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है इंटीजर में, 0 1 2 3 4। तो ये n की वैल्यू ये है कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यूज हो सकती है ना एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी की बात करें वहाँ पे। तो डिस्क्रीट एनर्जी का जो ये यहाँ से हमने प्लैंक की पोस्टुलेट की थी, डेल इजकल टू एच न्यू, इसको इसमें सब्सटीट्यूट किया था डिस्क्रीट वैल्यू वाली एनर्जी के अंदर, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई वाली, है ना। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, एवरेज एनर्जी है एन इजकल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक। जो हमारा ये था यहाँ पे मैंने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया, ई की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दी, एन एच न्यू। पी की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दी, ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी अपॉन में के टी, है ना। ये वैल्यूज दोनों के अंदर सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम एच न्यू बाई के टी को अल्फा मान लेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनली जो रिजल्ट है एनर्जी डेंसिटी का वो आ जाएगा, है ना। तो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो देखो अब लास्ट पार्ट बचा हमारे पास एवरेज एनर्जी की वैल्यू ये आ गई थी, है ना। फिर मैंने क्या बोला था कि एच न्यू बाई के टी को हम क्या सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, अल्फा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ओके। सो द के टी, अब देखो यहाँ पे जो के टी है मैंने क्या किया कि एच न्यू बाई के टी को मैंने अल्फा सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस एन अल्फा, क्योंकि एच
h/n/k/t यहाँ पे भी है। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में e⁻⁻n है ना, तो e⁻⁻n आ जाएगा, e⁻⁻n और डिनोमिनेटर का kt मैंने कहाँ कर दिया, नोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया ना। इतना समझ में आया। तो देखो लेट्स इवेलुएट, क्या इवेलुएट करते हैं, मेरे पास ये टर्म है, मैंने क्यूली अभी बताती हूँ मैं 2 मिनट में। देखो -α d/d α ln समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e⁻⁻n है ना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन करते हो, जैसे मैंने किया, मान लो log x का डिफरेंशिएशन किया, तो log x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x है ना, तो डिनोमिनेटर में जाता है इसका जो डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके बाद तो क्या आ जाएगा -α d/d α ln का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो n इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट, n इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट e⁻⁻n और यही फंक्शन मेरा देखो कहाँ पे आ जाएगा, जो ये मेरा n इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट ये वाला जो फंक्शन है मेरा पूरा। तो जब ln का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अभी बताया ना मैंने, जैसे log और ln है ना, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या, तो 1/x आ जाता है ना। और ये वाला जो फंक्शन है ये सेम जहाँ था वही रहेगा, तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ln का जो डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट e⁻⁻n है ना। डिफरेंशिएशन आई होप सबको आता होगा। इज इक्वल टू फिर हमने क्या किया कि n इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट, ये जो टर्म है मेरी, ये वाली टर्म, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ कि n इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट n अल्फा e⁻⁻n है ना। अल्फा जब इसका ये, अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने log जो फंक्शन है मेरा ln फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन किया है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं ये जो टर्म है मेरी समेशन n इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट e⁻⁻n इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगी है ना, विद रिस्पेक्ट ऑफ अल्फा। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो वो सेम रहता है, लेकिन जो कोफिशिएंट होता है, अब हम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अल्फा का जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -n को हम इस माइनस अल्फा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल n अल्फा। और यहाँ पे क्या बचा मेरा e⁻⁻n अल्फा है ना। समझ में आया कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा e⁻2x, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, e⁻2x का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम वही रहता है, यानी e⁻2x ही आएगा, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट 2 ये न्यूमरेटर में आ जाता है ना। जैसे ऐसे ही यहाँ पे हमने इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इसका अल्फा का कोफिशिएंट था -n आगे आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी था तो कैंसिल हो जाएगा, तो n अल्फा बचेगा केवल, और ऐसे डिनोमिनेटर में आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो ये वाली जो टर्म मुझे मिल रही है, क्या है, यही टर्म है, ऊपर देखो है ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है ना, इसलिए मैंने ये वाली टर्म को कंसीडर किया है ना। तो ये आप एक बार याद कर लेना इस फंक्शन को, क्योंकि देखो सोल्व तो कर लोगे आप इसको है ना, लेकिन इनिशियली आप फंक्शन एज्यूम करोगे इसका, फिर आपने ln के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा किसका, ln का, फिर उसके बाद आपने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, याद करना। बस पूरे डिफरेंशिएशन में देखो डिफरेंशिएशन अपने आप कर दोगे, पूरे डेरिवेशन में सिर्फ ये आपको याद करना है, बाकी तो पूरा आसान है, इजी है एकदम है ना। तो ये वैल्यू हम इस वाले फंक्शन की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एवरेज एनर्जी की वैल्यू थी मेरे पास -α kT -α, ये जो वैल्यू है -α d/d α ln n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट e⁻⁻n है ना, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है ना, यूजिंग 2 in 1। ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, ये यहाँ से इस पूरे को मैंने, ये फंक्शन था, इसको सोल्व किया, मुझे यही वाली जो वैल्यू थी वही मिल गई। तो मैं इस वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू समझ के यहाँ पे पुट कर दूँ है ना, तो मैंने वही किया है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक e⁻⁻n अल्फा को मैं सोल्व करूँगी। तो मैंने सोल्व किया, तो जब मैं इसको देखो कैसे ओपन करते हैं इसको, सबसे पहले n इक्वल टू वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जा रही है, तो n की जगह पहले एक बार 0 पुट करो, 1 2 3 ऐसे। तो जब n की जगह 0 पुट करोगे तो e⁻0 दैट इज इक्वल टू 1, सो आई हैव टेकन हियर 1। देन इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ n is equal to 1 here है ना, then what will we get, e⁻⁻α, so I have written 1 plus e⁻⁻α, then plus if I put the value of n equal to 2, then what will I get, I will get e⁻⁻2α, so I have written here e⁻⁻2α. So this value is equal to this value. Now I have considered that
1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा. So e raised to power minus alpha is equal to e raised to power minus alpha is equal to x. Okay, I have assumed that e raised to power minus alpha is equal to x. This is my second assumption. Okay, first assumption was जो हमारे जो मैक्स प्लैंक थे ना, उन्होंने दो एजम्पशन मानी थी. एक एजम्पशन क्या मानी थी कि जो हम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना. सो एंड सेकंड एजम्पशन क्या थी, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा को हमने एक्स पुट कर दिया यहाँ पे. तो सो एन इज इक्वल टू 0 से लेके अल्फा ई रेज टू पावर माइनस एन अल्फा की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा को मैंने एक्स पुट किया तो एक्स का स्क्वायर फिर एक्स का क्यूब फिर एक्स की पावर 4 ऐसे चलता रहेगा. तो ये सीरीज आपने देखी होगी, है ना. ये सीरीज हम 12th फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं. क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये सीरीज हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स इसकी पावर माइनस 1. जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे यही मिलता है ना. तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया. तो एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा. तो मैंने एक्स की जगह 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा उसकी पूरे की पावर माइनस 1 किससे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, है ना. तो मैंने क्या किया, तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू में जो ये मेरा वैल्यू थी एन इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक समेशन ई रेज टू पावर माइनस एन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की पावर माइनस 1. तो मैंने यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दिया. फर्दर मैंने इसको सोल्व कर लिया. अगेन मैंने इस एल एन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. तो दिस फंक्शन विल रिमेन सेम. तो ये फंक्शन मेरा सेम रहा. मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एल एन का डिफरेंशिएशन करूँगी तो यही सेम चीज़ मेरे डिनोमिनेटर में आ गई. फिर मैं इस फंक्शन का भी करूँगी, है ना. तो पावर मेरी क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी. पावर में एक कम हो जाएगा. ऐसे ही करते हैं ना. देखो जैसे मैं फंक्शन लूँ, मान लो वैसे डिफरेंशिएशन आई होप सबको आता होगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ. जैसे मैंने लिया लोग क्या लूँ, फंक्शन लोग एक्स लिया मैंने, है ना. तो जैसे लोग एक्स का किया हमने डी बाई डी एक्स, तो आ गया 1 बाई एक्स. और एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे, है ना. तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया मेरे यहाँ पे 1 आ गया, है ना. तो इसलिए वही 1 बाई एक्स ही रहता है कि सबसे पहले मैंने लोग एक्स का डिफरेंशिएशन किया. लोग एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1 बाई एक्स. उसके बाद जो ये बाद वाली टर्म है इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1 आएगा. सिमिलरली यहाँ पे जैसे है डी बाई डी अल्फा एल एन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस 1, है ना. तो एल एन का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो ये वाली टर्म सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगी. फिर इस वाली का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे. तो देखो इसकी पावर माइनस 1 है. तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में एक कम होता है. इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर में ऐड होता है और पावर डिवाइड में आती है ना. इसमें पावर में एक माइनस होता है और पावर आगे आ जाती है. तो पावर माइनस 1 आगे आ गई. 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस 1 पावर ऑलरेडी थी, इसमें एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस 2 आ गया. फिर हम इस वाले फंक्शन का करेंगे. हमने पहले एल एन का किया, फिर पावर का किया, फिर हम इस वाले फंक्शन का करेंगे. तो 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 0 होता है. माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा का करोगे तो फिर ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ही रहने वाला है ना. तो ये मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद. तो मैंने इसको जब सोल्व किया तो मेरे पास जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आई, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एच न्यू अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा. तो इसको मैंने वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया. तो एच न्यू बाई ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, है ना. किसकी, एवरेज एनर्जी की. एवरेज एनर्जी की वैल्यू कैसे आई, एच न्यू बाई ई रेज टू पावर अल्फा माइनस 1. ये पूरा उसका डेरिवेशन है ना. तो अब उसके बाद देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एवरेज एनर्जी की वैल्यू को एच न्यू अपॉन में ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, है ना. क्योंकि अल्फा जूम किया था ना मैंने, एच न्यू बाई के टी को अल्फा जूम किया था, तो मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, वही लिखा मैंने, ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1. तो एच न्यू अपॉन में ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, यही मुझे निकालना था, यही मुझे क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था. देखो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल जो हमारी एनर्जी डेंसिटी थी, है ना, उसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे कि टोटल जो हमारी एनर्जी डेंसिटी थी उसका फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में एवरेज एनर्जी, यही हम कर रहे थे यहाँ पे. तो देखो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे अकॉर्डिंग टू रेले-जीन्स लॉ, है ना. तो क्या आई थी 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई सी क्यूब, जब हम पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड भी कर रहे थे. देखो न्यूमरेटर में इसके साथ ए क्यूब भी थी, है ना, ए क्यूब दैट इज वॉल्यूम, है ना. वो जो हमने 3D मेटेलिक सरफेस लिया था उसकी वॉल्यूम थी. अगर रेले-जीन्स वाला किसी ने लेक्चर देखा होगा तो समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना. तो इसके साथ ए क्यूब भी थी, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं यानी ए क्यूब से हम डिवाइड भी करेंगे तो ये ए क्यूब कैंसिल हो जाता है हमारा, केवल ये टर्म बचती है. इनटू में एवरेज एनर्जी की वैल्यू मेरे पास ये है, मैंने इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है ना. तो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट.
है ना, इम्पोर्टेंट है, 100% पेपर में आता है ना, तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखो मैंने क्या किया, मैं इसको वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। मुझे कैसे ग्राफ चाहिए, मुझे ऐसा ग्राफ चाहिए था, कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे बना देती हूँ ना, ऐसा करके मेरा ग्राफ आ रहा था, है ना, ये मेरा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, यहाँ पे मेरी यू टी न्यू, है ना, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू थी, यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, तो मेरे पास ऐसा ग्राफ आना चाहिए था। तो देखो ये ग्राफ मेरा इस वैल्यू से कैसे आता है। लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, लोअर फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस एच न्यू बाई के टी के, इसका यूज़ करके, है ना, कि अगर मैंने ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी है मेरा, मैं लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रही हूँ, यानी फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल टू 0, तो मेरे पास सिर्फ ये दो ही टर्म आएगी, 1 प्लस एक्स तक ही आएगी। क्यों, क्योंकि आगे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, है ना, एक्स का क्या आ जाएगा, स्केल, यानी ये जो न्यू है ऑलरेडी 0 की तरफ टेंड कर रही है, और इसका भी मैं स्केल कर दूँ तो वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी ना। जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू है ये 0.4 है ना, और मैं इसका स्क्वेयर कर दूँ, है ना, तो कितना और नेगेटिव में चला जाएगा ये वैल्यू, है ना। तो इसलिए हायर जो टर्म है उसको मैं नेगलेक्ट कर देती हूँ, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब ये टर्म मैंने नेगलेक्ट कर दी, केवल क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस में एच न्यू बाई के टी, इस 1 को मैं उधर भेज दूँ तो ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई एच न्यू बाई के टी, तो मैं ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी की जगह मैं क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी की जगह मैंने केवल एच न्यू बाई के टी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, केवल एच न्यू बाई के टी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो कैंसिल होकर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये वैल्यू आएगी 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी। सिमिलरली हम किसके लिए करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ही हम हायर फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या किया, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए मेरी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, तो एच न्यू बाई के टी की वैल्यू मेरी कहाँ हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो इसमें मैंने पुट कर दिया है ना। मैंने क्या किया था कि मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इंटू एवरेज एनर्जी मेरे पास ये आई थी एच न्यू अपॉन में ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, एच न्यू बाई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 भी आएगा ना, -1 भी आएगा, है ना। तभी तो हमने देखो यहाँ से फिर हमने क्या किया, लोअर फ्रीक्वेंसी, जब मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो तो उस केस के लिए जो मेरा रेयलेक्स लॉ था, है ना, रेयलेक्स लॉ यानी कि ये वाला, उनका रिजल्ट ये आया था ना, रेयलेक्स लॉ, है ना, ये वाला, तो उसमें ये यहाँ पे पैराबोलिक था, यानी सोल्टर वेवलेंथ के टी वैल्यू तक, यहीं तक मेरा वैलिड था, ये सोल्टर वेवलेंथ तक यहाँ तक ये, है ना, तो उस केस के लिए मेरा रेयलेक्स लॉ भी वैलिड था, यानी फॉर सोल्टर फ्रीक्वेंसी। तो उनका जो रिजल्ट आता है क्या इस वाले फॉर्मूले से भी वही रिजल्ट आता है, नहीं आता, तो देखो कैसे आता है, ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी, है ना, तो मैंने यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने इसकी वैल्यू ये लिखी, क्योंकि हायर ऑर्डर के लिए वैल्यूज इसकी बहुत कम हो जाएगी एंड दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी नियरली इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू बाई के टी, so if I try to find the value of e raised to power h nu by kt minus 1, then it will be equal to h nu by kt, है ना। So I have put here, तो u t nu d nu is equal to 8 pi nu square d nu by c cube kt, and this is the same result which we got in the Rayleigh-Jeans law formula. So this is valid for lower frequency. So if we talk about the higher frequency value, that is equal to infinite. So what we get here, h nu by kt will be equal to infinite, and if I put here h nu by kt equal to infinite, then if denominator is equal to infinite, then the value of u t nu d nu, total energy density value, that will also be equal to 0. So u t nu d nu is equal to 0. So this is the derivation for Planck radiation formula for black body. तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना। इससे पहले वाला जो लेक्चर था रेयलेigh-जीन्स लॉ, वो भी इंपॉर्टेंट था, उससे पहले वाला ब्लैक बॉडी कैविटी, वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।